हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आइए अनुपात समानुपात से कुछ प्रमुख प्रश्न हम आपको समझाते हैं। प्रश्न है, यदि 10 बल्बों को 60 दिन तक 4 घंटे प्रतिदिन जलाने में 80 रुपए का विद्युत व्यय आता है, तो कितने बल्ब 16 दिन तक 3 घंटे प्रतिदिन जलाए जाने पर 40 रुपए का विद्युत व्यय आएगा। इसमें आप देखिए, ये इतना दूर तक जो फैला हुआ है, 10 बल्ब 60 दिन और 40 घंटा, ये सबको आप समय के रूप में देखिए, समय की नजर से देखिए। एक बल्ब 4 घंटा तो 10 बल्ब 10 चौक 40 घंटा जलता है। हिस्सा देख लीजिए, 1 घंटा अगर जलता है एक बल्ब, 4 घंटा जलता है एक बल्ब तो 10 बल्ब जलता है, 10 चौक 40 घंटा हो गया। और 60 दिन तो 60 से गुणा हो जाएगा, यानी विद्युत जलने का समय कितना हो जाएगा। देखिए, एक कॉलम बनाते हैं, विद्युत व्यय जमा लेते हैं। व्यय, विद्युत व्यय एक कॉलम में रहेगा और एक कॉलम में बल्ब जलने का समय। देखिए, 2 कॉलम में, इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में, ये अपनी इच्छा है। 80 रुपया पड़ा है, व्यय आया है। जलने का समय कितना हुआ है, 10 बल्ब 60 दिन और 4, इतना घंटा, इतने घंटे हुए हैं। आप हल करेंगे तो कितना हुआ, 4 छक 24, इतना 2400 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, 6 चौक 24 पर 00, इतने घंटे। नेक्स्ट, 40 रुपए के विद्युत व्यय चाहिए। अगला स्टेटमेंट क्या है, 40 व्यय रुपए में और इस समय घंटे में। ठीक है, 40 रुपए और इसमें कितना समय, कितने बल्ब, यहां पर लिख लेते हैं, माना x बल्ब जलेंगे। ठीक है, x बल्ब जलेंगे, तो यहां बल्ब की संख्या x गुणित 16 दिन, यानी 16 गुणित 3, इतने घंटे, यानी 16 तिया 48 x घंटे। ठीक है, 80 रुपया खर्चा हुआ, इतना जलने का समय हुआ। 40 रुपया तो इतना जलने का। अब देखिए, विद्युत बल्ब जलने का, ये जो बल्ब जलने का समय और व्यय में क्या रिश्ता है, बल्ब जलने का समय, बल्ब जलने का समय क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। बल्ब जलने का समय अनुक्रमानुपाती होता है विद्युत व्यय का। विद्युत व्यय का रुपया, विद्युत व्यय का। ये अनुक्रमानुपाती को ऐसा समझिए, अगर बल्ब ज्यादा जलाएंगे, ज्यादा घंटे तक जलाएंगे तो खर्चा ज्यादा आएगा ना, कम जलाएंगे तो खर्चा कम आएगा ना, ये सामान्य बात है। इसी जानकारी को आप अनुक्रमानुपात नियम कहते हैं। ए राशि बढ़ेगी, समय बढ़ाइएगा, ज्यादा जलाइएगा तो ए राशि बढ़ेगी, विद्युत व्यय जो आ रहा है आपका वो ज्यादा आएगा। ठीक है, ऐसा। तो इस तरीके से आप यहां पर दर्शा दिए, बल्ब जलने का समय अनुक्रमानुपाती होता है विद्युत व्यय का, इसीलिए विद्युत जलने का समय के साथ समय अनुपात, समय
और विद्युत व्यय अनुपात विद्युत व्यय, ठीक है, विद्युत व्यय बैठा दीजिए। समय कितना जला है? 2400 घंटा, 2400 घंटा। और इसके साथ ये शुरू में है तो इसका व्यय भी शुरू में रहेगा, क्योंकि अनुक्रमानुपाती है तो समय और विद्युत व्यय शुरू में रखे समय वाला, तो उसका व्यय शुरू में रखेंगे। यानी 2400 घंटा रखे हैं तो विद्युत का रुपया, इसका रुपया जो है 80 यहाँ रखेंगे। और यहाँ पर समय कितना रखे हैं? 48x है, 48x है, तो इसका लास्ट में रखेंगे। दूसरे नंबर पर है तो विद्युत व्यय दूसरे नंबर पर 40 रखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको हल करिए। 2400 बट्टे 48x बराबर 80 बटे 40, ठीक है। तिर्यक गुणा कर लीजिए, इतना गुणित इतनी, 48x गुणित 80 बराबर 40 गुणित 2400। इसलिए x बराबर कितना आ गया? 40 गुणित 2400 बट्टे 48 गुणित 80। काटिए, 0 कट गया और 24 दूनी 48 और 24 दहा, ठीक है, 10 हो गया। और 8 पच्चे 40, 5, ठीक है। और 2 पच्चे 10, यानी कितना आ रहा है? x का मान आया 25। यानी अभीष्ट बल्ब की संख्या कितनी होगी? बल्ब की संख्या बराबर कितनी आ रही है? 25। यही आंसर आपका हुआ, ठीक है। ये पहला सवाल हुआ, ये आपका आंसर होगा। इसी प्रकार अब आइए दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। यहां देखिए, किसी कैंप में 120 सैनिकों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री पर्याप्त थी, ठीक है। यदि 40 दिन बाद 40 सैनिक अन्यत्र चले गए तो शेष खाद्य सामग्री बचे हुए सैनिकों के लिए कितने दिन चलेगी, ठीक है। अब इसको आप ऐसा करिए, एक सैनिक एक दिन में कितना खाता है, इसको एक मान लीजिए कि x किलो खाता है। माना एक सैनिक एक दिन में x kg खाता है। इसलिए 120 सैनिक 60 दिन में कितना खाएगा? सब गुणा हो जाएगा, x गुणित 120 गुणित 60, यानी कितना हो गया? 60, यानी खाद्य सामग्री टोटल कितनी होगी? गुणा कर दीजिए सब। 60 गुणित 120 गुणित x, इतना केजी, इतना किलो है, समान इतना केजी है, ठीक है। अब 40 दिनों तक 120 सैनिक खाते हैं। 40 दिनों तक 120 सैनिक खाए, यानी
कितनी खाद्य सामग्री की खपत हुई? खाद्य सामग्री की खपत कितनी हो जाएगी? 120 सैनिक, 120 सैनिक गुणित 40 दिन गुणित 1 सैनिक, तो x केजी खाता है। 120 गुणित 40 यानी और गुणित x, इतना केजी खाता है। ठीक है, आप इसको गुणा कर सकते हैं। बरचौक 48, बरचौक 48 00 x केजी, ऊपर वाले को भी गुणा कर दीजिए। 12 छक 72 00 x, इतना केजी हो गया, इतना केजी हो, यानी इतना केजी आपका गोदाम था। इसमें 40 दिन 120 40 दिन तक 120 सैनिक खाए, इतना खत्म कर दिए। शेष खाद्य सामग्री कितनी बची पहले देखिए। शेष खाद्य सामग्री कितनी बची, घटा देंगे। 7200 x केजी माइनस 7200 x केजी माइनस 4800 x केजी, कितना आ जाएगा? 12 में से 8 गया 4, यहाँ पर 6 में से 4 गया 2, 00 x केजी। इतने केजी खाद्य सामग्री बच गई है। और अब शेष सैनिक, शेष बचे सैनिक, शेष बचे हुए सैनिक कितने हुए? शेष 120 सैनिक, 120 सैनिक, उसमें से तो कितने चले गए हैं? 40 सैनिक अन्यत्र चले गए 40 दिन के बाद, तो कितना हो गया? 80 सैनिक, 80 सैनिक, 80 सैनिक हैं। इसलिए एक दिन में 80 सैनिक खाद्य सामग्री कितनी होगी? खाद्य सामग्री कितनी होनी चाहिए? एक दिन में 80 सैनिक तो बचे हैं, तो 80 और गुणित x, एक सैनिक x केजी खाता है, यानी हो गया 80 x केजी एक दिन में। इसलिए दिनों की संख्या, कुल दिनों की संख्या यानी जब तक सामग्री चलेगी बराबर भाग दे दीजिए। बचा हुआ खाद्य सामग्री 2400 x भागित 80 x, 2400 x भागित 80 x, x कट गया, 0 कट गया, और 8 तिया और 0 3 0 30, यानी 30 दिन सामग्री चलेगी। सामग्री 30 दिन चलेगी। आंसर हो गया इस तरीके से। ठीक है, अब आगे आइए, अगला प्रश्न देखिए। इस प्रश्न में आप देखिए, मकड़ी का संकेत, मकड़ी है 11 मकड़ी 11 दिन में 11 जाल बनाती हैं। तो बताइए एक मकड़ी एक जाल बनाने में कितना दिन लेगी। ठीक है, यहाँ मकड़ी माना
मकड़ी मकड़ी बराबर एम माने मकड़ी, दिन दिन का संकेत हम मान लेते हैं, दिन मतलब डी, और जाल 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 मतलब जे कर लेते हैं समझने के लिए। अब यहां पर देखिए आप अनुक्रमानुपात समानुपात नियम से, यहां पर m समानुपाती है, m यहां m अनुक्रमानुपाती है j के। पहला शर्त, पहला नियम है, इसको आप समझ लीजिए अच्छे से। यानी मकड़ी और जाल, मकड़ी ज्यादा बन रहेगी तो जाल ज्यादा बनेगी, मकड़ी कम रहेगी तो जाल का उत्पादन कम होगा। एकदम मकड़ी की संख्या बढ़ाइएगा तो जाल की संख्या बढ़ेगा, जाल की संख्या बढ़ जाएगी, यानी अनुक्रमानुपाती है, ये चिन्ह लगा। दूसरा एम व्युत्क्रमानुपाती है, किसका? दिन का। दूसरा निष्कर्ष है, इसमें क्या है, मकड़ी ज्यादा रहेगी तो कम ही दिन में जाल बनेगा, मकड़ी कम रहेगी तो ज्यादा दिन लगेगा जाल बनाने में। सामान्य सी बात है, ठीक वैसे ही है जैसे खेत में काम करना है, ज्यादा मजदूर रहेंगे तो कम दिन में लगेगा, काम कंप्लीट हो जाएगा, और कम मजदूर रहेंगे तो ज्यादा दिन चलेगा। यानी ठीक उल्टा होगा, मकड़ी की संख्या बढ़ेगी तो दिन की संख्या घटेगी, मकड़ी की संख्या कम रहेगी तो दिन की संख्या बढ़ेगी। इस तरीके से तो ये दो यहाँ पर नियम लागू हो रहे हैं। एक, मकड़ी समानुपाती है जाल के, लेकिन उसके दिन के व्युत्क्रमानुपाती है। दोनों को जोड़ने पर दोनों निष्कर्षों की मदद से, दोनों निष्कर्षों की मदद से दोनों निष्कर्षों की मदद से क्या हो रहा है, एम समानुपाती है जे के माने जाल के, और व्युत्क्रमानुपाती है दिन के। इसलिए एम बराबर चिन्ह लगाएंगे तो के गुणा होगा जे बाई डी। यहां पर के क्या है, के बराबर अनुपात का स्थिरांक, अनुपातिक स्थिरांक, ठीक है। इसलिए तिर्यक गुणा करके देख लीजिए, एम इसके साथ डी चला जाएगा गुणा, बट्टे जे नीचे आ जाएगा, जे बराबर के। यह निष्कर्ष निकला आपका। डी इसके साथ तिर्यक गुणा करके देख लीजिए ऐसा, तो के बराबर आएगा डी एम, और जे नीचे चला जाएगा, यानी इन दो, ये जो है स्थिर राशि होगा, यानी ये के यानी ये स्थिर राशि होगी। मकड़ी की संख्या गुणित दिन की संख्या भागित जाल की संख्या, ऐसा करिएगा तो हर हालत में ये ग्रुप, तीनों का जो ग्रुप है, आंसर आपका उतना ही आएगा। ऐसा सेटिंग कीजिएगा तो इसीलिए यहां प्रश्न को जवाब आइए, पहले स्थिति के लिए m1 d1 बट्टे j1 बराबर, दूसरी स्थिति के लिए m2 d2 और j2। ऐसा कर देते हैं, दोनों स्थिति हो गई। अब मान रख दीजिए पहली स्थिति के लिए 11 मकड़ी, दिन उसका कितना लगा 11, बट्टे जाल कितनी बनी थी 11, बराबर m2 कितनी मकड़ी है 1, d पूछ रहा है, d2 पूछ रहा है, यानी कितना दिन है, बट्टे जाल कितना है 1 है, काट दीजिए, 1 1 कट जाएगा, 11 11 कट गया, 11 बराबर d2, अर्थात दिनों की संख्या कितनी आ रही है, यहाँ 11, दिनों की संख्या 11 आई। एक मकड़ी, एक जाल कितने दिनों में बनाएगी, 11 दिनों में बनाएगी।
बनाएगी। यही आंसर हो गया आपका, ये आंसर होगा। D2 दूसरे के लिए था, दूसरी स्थिति के लिए 11 दिन आए, अर्थात दिनों की संख्या 11 मिल रहा है। एक मकड़ी एक जाल 11 दिनों में बनाएगी। ये आपको अनुपात समानुपात के तरीके से बताना है 10वीं के लिए, और कोर्स में यही है असली तरीका। आपको इसी तरीके से बनाना है, कमजोर तरीके से, एक एक नियम से नहीं बनाना है। सबसे बढ़िया यही तरीका है आपके लिए, क्योंकि 10वीं क्लास का कोर्स में ही है अनुपात समानुपात, उसी का सवाल है।